Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new chapter, and the title of this chapter is the transportation model. Students, as far as we have already discussed about the cost and benefit analysis of various projects, one thing now it's very clear that cost and benefit analysis is not only done on the basis of what we are actually paying in terms of money. Rather, there are many other benchmarks on which a project is being assessed. So we have done CBA, that is cost and benefit analysis according to the money. We have done CBA according to the time. We have done CBA according to the resources. And today we are going to discuss again the same CBA problem, but now uh, that particular benchmark is a little bit changed, or you may say this is a purely economic problem, which will be based on the demand and supply, or this particular method will lead us to find out the least cost of transportation so that we can select the best possible option for the investor. इस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर जो मेजर चीज़ हमने देखनी है वो है कि चूँकि इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, सो हमने यहाँ पर सप्लाई और डिमांड को सामने रखते हुए उसके लिए एक रूट जो है वो डिज़ाइन करना है। एंड रूट डिज़ाइन करने के लिए जो मेजर चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी हमें, वो है कि कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को किस तरीके से कम किया जा सके। सो before I explain this topic further, let me share you the screen, और उसके बाद जो है फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। नाउ सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लें। इसका जो ओरिजिन है, the origin of the transportation models, that is linked to the a model of Hitchcock, that he presented his model in 1941, और उसका जो एक्चुअली उसका जो रिसर्च है, उसकी जो स्टडी थी, उसका टाइटल था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू न्यूमरस लोकेलिटीज़। यानी उसने बेसिकली काम किया कि बहुत सारे सोर्सेज हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, वहाँ से आपने उसको उठाना है चीज़ को, और न्यूमरस लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे आपने उसको चीज़ को पहुँचाना है। सो the presentation is regarded as the first important contribution to the
सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। उसके बाद फिर 1947 में कूप्समैन ने प्रेजेंट किया था एक स्टडी अपनी, और उसका उसने टाइटल रखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो ये जो दो कंट्रीब्यूशन थे, they were actually mainly responsible for the development of transportation models, जो कि इन्वॉल्व थे इन अ नंबर ऑफ शिपिंग सोर्सेज एंड अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। उसमें ईच शिपिंग सोर्स जो था, जहाँ से आप एक चीज़ को उठा के आप दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट हैज़ अ सर्टन कैपेसिटी, एंड ईच डेस्टिनेशन हैज़ अ certain requirement associated with a certain cost of shipping। यानी जहाँ पे आप उसको लेकर जा रहे हैं, definitely that will be associated with a different cost of transportation। So the objective was to minimize the cost of transportation while meeting the requirements at the destinations, you have to minimize the cost of transportation। ठीक है जी। So the transportation problems may also involve movement of a product from plant to the warehouses, from warehouses to wholesaler, from wholesaler to retailers, and from retailers to consumers। सो इसमें जो कुछ एजम्पशंस हैं, बिकॉज एज फॉर एज वी आर डिस्कसिंग द इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेटली जो चूंकि आप एक मामला है उसको इंजीनियर कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है, मींस कि उसमें जो सोशल एस्पेक्ट है आपने उसको देखना होगा। तो जहाँ पर सोशल एस्पेक्ट की बात आती है, वहाँ पर एक वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी सिचुएशन बिकम वेरी वॉलेटाइल, जो कि मिनट मिनट के बाद उसको आप सिचुएशन को बदलता हुआ देखते हैं। सो एजम्पशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक मॉडल हो, वो बगैर एजम्पशन के नहीं चल सकता। एंड यू ऑल नो कि वाई वी डिस्कस दी, वाई वी अप्लाई दी एजम्पशंस। ठीक है जी। अब इसमें एजम्पशंस में आपको जो है वो बता भी दूंगा, और लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पर मैं फ़िलहाल लिख लूँ कि आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टूवर्ड्स डेस्टिनेशंस। ठीक है जी। ये यहाँ पर मेन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है जी। यहाँ पर दो किस्म की हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। एक वो प्रॉब्लम है कि जिसमें डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाली कंडीशन होती है, जो कि नॉर्मली हम सपोज करते हैं इन द मार्केट। वी ऑल नो अबाउट दिस एजम्पशन। ठीक है। और एक है कि जब आपके पास डिमांड, और इफ आई get an inequality sign, that would become more easy for us to understand। आई थिंक यहाँ पे इसको ढूंढना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इट विल बी
टाइम कंज्यूमिंग। सो फिलहाल मैं साइन को रहने देता हूँ और मैं इसको जस्ट वर्ड्स में ही लिख लेता हूँ कि व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू द सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये वाली है कि जहाँ पर आपकी डिमांड जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई। ये वाला हमारे कोर्स में फ़िलहाल जो है इसका इन्वॉल्वमेंट इस चैप्टर में हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ एजम्पशन जिस तरह अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि while we apply this method तो there are certain assumption। assumptions क्या है जी? assumptions ये हैं कि the total quantity of the item available at different sources is equal to the total requirement at different destination। यानी you have to suppose that there is an equilibrium in the market। जिस तरह मैंने कहा कि जो आपके पास आपके सोर्स पॉइंट पर जितना प्रोडक्ट आपने डंप किया हुआ है, आपके पास मौजूद है प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो उतने ही है जितना मार्केट में रिक्वायरमेंट है। सेकंड थिंग जो उसमें है वो ये है कि लेट अस अज्यूम दैट items can be transported conveniently from the all sources to destination। यानी आपके पास ज़ाहिर बात है डिफरेंट लोकेशन पर चीज़, मतलब आपके जो गोडाउन्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, लेकिन जितनी भी लोकेशंस हैं आर वेरी कन्वीनियंटली transported from all source points to localities to markets कर लें चलें। यानी जितने भी आपके पास पॉइंट्स है वहाँ से आपके पास सब कन्वीनियंट है। ठीक है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप ये समझते हैं कि जी यानी यहाँ से नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें, नहीं। ऑल पॉइंट्स आर कन्वीनियंट टू यू। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले को चूज़ करते हैं, बट सब जो है आपके लिए इक्वली कन्वीनियंट है। थर्ड एजम्पशन जो हम करेंगे वो ये है कि द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है दैट इज नोन। ठीक है जी, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमें नोन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस भी लोकेशन से जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है आपको पहले से ही उसका पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्रिसाइजली पता है। ठीक है जी, और रूट्स का भी आपको पता है कि कौन कौन से रूट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यानी आप अगर ये एजम्पशन लगाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा। ये सिर्फ आपने किसी एक सोर्स पॉइंट और किसी एक मार्केट के रेफरेंस से नहीं करना,
बल्कि इट इज़ अ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दी ऑफ द फुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका बकाया, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते या जाना चाहिए, बिकॉज हमारा काम इसको प्रैक्टिकली जो है इसको सॉल्व करना है। लिहाजा हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं टूवर्ड्स दी हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कैन बी सॉल्व। सबसे पहले उसको डेवलप करना है और फिर हमने इसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं असेसमेंट मॉडल के असेसमेंट की तरफ। assessment of the ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की जो असेसमेंट है वो कैसे होगी? अब असेसमेंट के अंदर हमारे पास नॉट ओनली आपका मॉडल डेवलपमेंट है, बल्कि उसकी एनालिसिस तक सब चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेप जो होगा दैट इज, मैं इसको स्टेप नंबर 1 कहता हूँ। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास मेकिंग अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है जी। आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कैसे बनाएंगे? नाउ टू कंसिस्ट this type of model consists of demand and supply of the different source points and destination। अब मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह। हमारे पास सबसे पहले जो सिचुएशन होगी उसमें हमारे पास दो टर्म्स यूज होंगे। नंबर 1, एक साइड पर हमारे पास डिमांड होगा और डिमांड को बेसिकली हम मार्केट्स कहेंगे, क्योंकि मार्केट से डिमांड आती है। या आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कहेंगे। दूसरी चीज जो इसमें है वो है सप्लाई, एंड दैट इज कंस्टिट्यूट ओवर द सोर्स पॉइंट्स आपके जो हैं। और दूसरा आप इसको ऑरिजिन्स भी कह सकते हैं। नाउ एक साइड पर आपके पास डिमांड होगी, दूसरी साइड पर आपके पास सप्लाई होगा। अब जो डिमांड है दैट विल बेसिकली composed of number of markets और यू में से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। सिमिलरली जो आपकी सप्लाई है दैट विल बी composed of नंबर ऑफ सोर्स पॉइंट्स या यू में से ऑरिजिन्स। अच्छा, जो तरीक़ेकार हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा वी विल डेवलप अ मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स डेवलप करेंगे और उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड the amount of goods to be transported, ये
हमारे पास शामिल होगा। ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको एक डेमो बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें होंगी। इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। बल्कि मैं इस मैट्रिक्स को टू मेक इट अ सिंपल वन मैं इस तरह बना देता हूँ कि इस तरह कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा होगा सप्लाई और हेयर वी विल रिकॉर्ड डिमांड। ये इस पोजीशन में होगा। ठीक है। और डिमांड इस पोजीशन में होगी। ठीक है जी। और अगर इससे बेहतर ये है कि मैं इसको अगर टाइप करके लिखूं तो ज़रा जगह आसानी से सब चीज़ों में आ जाएगा। लेट मी रब इट। मैं यहाँ पर इसकी मदद से कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस। ठीक है जी। चलिए ये ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास होगी सप्लाई। here we would be having demand। ठीक है जी। ओके। यहाँ पर लेट सपोज अब मैं इसको फिल करता हूँ। ये हमारा एक्चुअल जो है वो बॉडी है या जो भी आप इसको कहें कि ओके। ये जो सप्लाई के नीचे एरिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक है जी। ये सप्लाई है यानी जिस आपने जिस तरह मैंने कहा कि दीज आर दी सोर्स पॉइंट्स जहाँ से आपने चीज़ को सप्लाई करना होगा। और डिमांड में this is 4 and this is 4. These are the two markets. For example, this is market 1 and this is market 2. This is source 1 and this is source 2. तो सोर्स 1 में आपके पास 6 यूनिट्स पड़े हुए हैं और सोर्स 2 में आपके पास 2 यूनिट्स पड़े हुए हैं। मार्केट 1 की डिमांड जो है दैट इज़ 4 यूनिट्स एंड मार्केट 2 की डिमांड इज़ अगेन 4 यूनिट्स। यहाँ पर आप देखें तो डिमांड जो है दैट इज़ 8 यूनिट्स ऑफ गुड्स और आपके पास जो अवेलेबल सप्लाई है दैट इज़ अगेन 8 यूनिट्स। इसका मतलब ये है
कि 8 जो है ये दोनों का टोटल रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई है। सो आपने जो कंडीशन बताई थी कि वी आर सपोजिंग एन इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, सो ये जो इक्विलिब्रियम है प्रिवेल कर रहा है। इसके दरमियान जो खाली जगह जिसको मैंने ऑरेंज कलर का शेड दिया हुआ है, इसके अंदर वी हैव टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज the cost of transportation that is known to us, for example 3। मैं इसको वाइट कर लेता हूँ ताकि ये नज़र आए सही प्रॉपर। 3 2 1 4, यानी अगर आप सोर्स 1 से मार्केट 1 को इस रूट को सप्लाई करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट आपको 3 रुपीज़ पड़ेगी। अगर आप सोर्स 2 से मार्केट 1 को चीज़ सप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट 1 रुपी पर पड़ेगी यूनिट। अगर आपने सोर्स 1 से मार्केट 2 को सप्लाई करना है प्रोडक्ट तो 2 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आपने सोर्स 2 से मार्केट 2 को चीज़ सप्लाई करनी है तो आपको 4 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। सो दिस इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ स्टेप नंबर 1। यानी स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि आपने डेवलप करना है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो यहाँ तक इसकी जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने क्या किया कि रिक्वायरमेंट्स, सोर्सेस, ये तमाम चीज़ें आपने लिख ली हैं। अब असेसमेंट की बारी है और सेकंड स्टेप जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वी assess the model and find the optimal solution to the problem by applying a technique that would be discussed as below। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड को अप्लाई करके हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी सप्लाई अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर लेट मी सेलेक्ट अ कलर। मिसाल के तौर पर मैंने सोर्स 1 से मार्केट 1 को चीज़ सप्लाई करनी है, डिमांड इज़ हाउ मच, दैट इज़ 4, सप्लाई इज 6, तो मैं यहाँ पे चीज़ सप्लाई करता हूँ 4, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में 4 लिख के, ठीक है। जैसे इसको मैं जस्ट लाइक दी किस तरीके से, लाइक दिस, ब्रैकेट में मैंने
4 लिख दिया। अगर यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर एक चीज़ सप्लाई कर दी, मिसाल के तौर पर, तो मैं 1 लिखूँगा। यहाँ मैंने सप्लाई करनी है 3 या 2, तो मैं 2 लिख दूँगा। यहाँ मैं सप्लाई करूँगा 2 या 1, तो मैं 1 लिख लेता हूँ। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब आप कोई चीज़ सप्लाई करेंगे, यू हैव टू राइट इट इन अ ब्रैकेट, इन अ पेरेंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ होगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सप्लाई टू द मार्केट। और जो बाहर चीज़ लिखी होगी उसका मतलब होगा कि दिस इज़ द कॉस्ट पर यूनिट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट की एग्जांपल लूँ, तो आई हैव ट्रांसपोर्टेड 4 यूनिट्स and per unit of transportation cost is 3. So the total cost of this particular market is 4 multiplied by 3, that is equal to 12। यहाँ पे आपने लिखना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, this is the total cost of transportation to this particular market। Similarly, 1 multiplied by 1 is equal to 1, 2 multiplied by 2 is equal to 4, 4 multiplied by 1 is equal to 4। तो इस तरीके से आपने इसको जो है ना कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। जैसे स्टेप 2 हमने कहा कि देयर वुड बी डिफरेंट टेक्निक्स दैट विल बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके ऊपर जो है फिर वो हम बारी बारी उसको अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है जी। तो लेट मी ड्रॉ अनदर टेबल। ये एग्जांपल है, ठीक है जी, एग्जांपल है। और एग्जांपल कौन सी है, मेथड हम अप्लाई करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसको NW सोल्यूशन या रूल भी कहते हैं। क्या होगा इसमें, लेट मी फर्स्ट insert a table। मैं 5 by 5 का एक टेबल ले लेता हूँ। बल्कि मैं इसको अगले पेज भी शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो हेयर वी गो। दिस इज डिमांड। ठीक है, फिर मैं सप्लाई लिख देता हूँ यहाँ पर। सिक्स 1 10। डिमांड 7 5
3 2। अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल निकलता है 17, जो कि दोनों साइड्स को इक्वेट कर रहा है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and 1 2 3 and 4. So we have 4 destinations और we have 3 origins जिसको आप प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है ये आपके पास origins है। मैं इसको एक डिफरेंट कलर कर लेता हूँ। और ये जो 4 हैं ये आपके पास डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ नोन नंबर। सो दिस विल बी 2 1 5। इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई। सेकंड वाली में लिखते हैं 3 0 8। नेक्स्ट में लिखें 11 6 15। 4 में आप लिखें 7 1 and 9। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 2 जो है इसको देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने करना ये है कि मैं फर्स्ट इस मैट्रिक्स को थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि हमें ये पता हो कि हमने किन के साथ डील करना है। ये जो येलो में है हमने इनको असेसमेंट अब इसकी करनी है। ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहता है कि वी हैव टू टेक स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास अपर लेफ्ट कॉर्नर बनता है, जो कि है ये वाला। ब्लू कलर वाला इज अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है। अब इसके कुछ उसूल हैं। वो उसूल ये हैं कि आपने स्टार्ट लेना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। ठीक है। और इसको फिर आप आगे आपने कंटिन्यू करना है। लेकिन जब आपने यहाँ से स्टार्ट लिया तो आपने देखना है कि इसके सामने डिमांड कितनी है? 7। और अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के आगे जो सप्लाई है वो कितनी है? 6। सो रूल ये है कि अगर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तो you can easily provide him 6 units because you are available the 6 units of good in the supply point। लेकिन उसकी डिमांड कितनी है? 7। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द रूल आपने 6 उसको यहाँ से प्रोवाइड कर देना है और एक जो बचेगा उसको हम किसी और सप्लाई पॉइंट से पूरा कर लेंगे। सो हम क्या करेंगे? लेट मी प्रोवाइड 6 यूनिट्स टू हिम। 6 यूनिट्स हमने इसको प्रोवाइड कर दिए। जब 6 यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पर 6 यूनिट्स आ जाएंगे तो आपने इस तरह करना है कि इसके ऊपर आपने लगा देनी है एक लाइन लाइक दिस। आपने एक लाइन लगा देनी है और यहाँ पे आपने लिख देना है
नाउ यू हैव लेफ्ट विद ओनली वन यूनिट की रिक्वायरमेंट बच गई है यहाँ पर। और लेट मी टेक अ कलर, इसको ब्लैक में कर लेता हूँ। इसको काट कर आपने यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब चूंकि आपके पास इस पॉइंट पर कुछ नहीं बचा, लिहाजा अब किसी भी मार्केट को इस सप्लाई पॉइंट से कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं हो सकती, बिकॉज स्टॉक तो ज़ीरो हो गया है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इस पूरी जो बकाया रो है इसके ऊपर इस तरह एक लाइन लगा देंगे। वो लाइन हम क्यों लगाएंगे, लाइन हमने इसलिए लगाई है कि अब ये जो रो है ये ख़त्म, ये दिस इज़ फिनिश्ड, दिस इज़ फिनिश्ड एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने इसलिए नहीं काटना बिकॉज यहाँ पे अभी 1 यूनिट रिमेनिंग है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, असूल ये है कि वी हैव टू अगेन ड्रॉ द सेम table with a new dimensions like 0 over here and 1 over here, लेकिन आप एक में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब अगेन नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरफ आएंगे। जब नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरफ हम आते हैं तो वो कॉर्नर कौन सा मिलता है हमें, लेट मी चेंज इट्स कलर, तो आपको हाईलाइट में पता चल जाएगा। नाउ द रेड वन इज अवर न्यू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, क्योंकि ये जो रो है ये तो ख़त्म हो गई ना, ये तो रो ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ये मैट्रिक्स बचा है, ये इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो इसमें हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है वो रेड वाला है। अब अगेन आप देखें कि इसके सामने रिक्वायरमेंट इज़ 1 ओवर हेयर एंड द सप्लाई इज़ 1, सो वी कैन ईजिली डिलीवर हिम 1 यूनिट। हमने इसको 1 यूनिट जो है वो डिलीवर किया। ठीक है, हमने 1 यूनिट डिलीवर किया। यहाँ पर आपने इस 1 को ऊपर लाइन लगा दी एंड वी हैव लेफ्ट नथिंग ओवर हेयर। एंड अगेन आप जब डाउन आते हैं तो इसके ऊपर आपने दोबारा जो है एक लाइन लगा देनी है इसके ऊपर। अब अगेन आपके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब चूंकि कुछ नहीं बचा लिहाजा ये जो एक सेल बचा है इस फर्स्ट कॉलम में, इसके ऊपर हम इस तरह की एक लाइन लगा देंगे। ये वैसी ही लाइन है जिस तरह हमने ये वाली लाइन लगाई है। क्यों, क्योंकि अब चूंकि यहाँ की डिमांड ज़ीरो हो गई है, लिहाजा अब इस मार्केट को कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 यानी 3 कॉलम्स और 2 रोज बची हैं और उसके अगेंस्ट। अब अभी अब इस साइड पे आप देखें, वी हैव नथिंग लेफ्ट ओवर हेयर एज वेल। इसका मतलब ये है कि इस सप्लाई पॉइंट से कोई भी चीज़ आगे सप्लाई नहीं होगी, लिहाजा हम इस रो के ऊपर लाइन लगा देते हैं। नाउ दिस रो हैज आल्सो बीन फिनिश्ड। नाउ अगेन हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना। अब हमारे पास सिर्फ ये 3 बचे हैं, इसमें 8, 15 और 9 लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बनता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है दिस वन, जिसको मैं अभी रेड करूँगा। नाउ दिस इज द रेड वन इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब इसके अगेंस्ट आप डिमांड देखें तो दैट इज़ 5 और उसके अगेंस्ट आप सप्लाई देखें तो दैट इज़ 10। वी कैन ईजिली सप्लाई 5 यूनिट्स टू दिस मार्केट। जब यहाँ से हम
5 यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 जब चले गए तो कोई डिमांड नहीं बची। और यहाँ पर लाइन लगाने के बाद हम इसका लिखेंगे कि वी हैव लेफ्ट विद 5 यूनिट्स। अब अगेन ये 2 बचे हैं, इसमें नॉर्थ वेस्ट ये 15 वाला है, ठीक है। मैं इसको भी रेडी कर लेता हूँ, तो चलो सबको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये वाला बचा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप देखें, द डिमांड इज 3 एंड सप्लाई इज 5, सो वी विल सप्लाई 3 टू दिस मार्केट। 3 सप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बचती है वो ये है कि ये 3 क्रॉस होके 0 बन जाएगा और ये क्रॉस होके 2 बन जाएगा, लाइक दिस। अब ये जो 2 है, ये हम इसको ट्रांसपोर्ट करके दे देंगे, क्योंकि एक ही सेल बचा है। और इसमें हमारे पास जो, जब 2 इसको दे देंगे तो इसमें 0 और ये भी क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद नथिंग विल बी लेफ्ट ओवर है, और यहाँ पर भी हमारे पास 0 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बची। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये है कि फर्स्ट वन सेल इसमें था 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस यहाँ पे देखें 8 और 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सबको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 116, ठीक है जी। बट दिस पर्टिकुलर आंसर वुड बी मल्टीप्लाई बाय 100 or 1000 or something else if your units of account is different। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 रुपीज़ में कर रहे हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप थाउजेंड्स में कर रहे हैं इसको तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, अगर आप लैक्स में कर रहे हैं तो उसको 7 8 एंड 3 4 5 दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बाकी आपने अपने उसको देखना है कि आपका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है। तो मैं इसको सिंपल 116 कर रहा हूँ। तो 116 रुपीज़ जो है दैट इज़ द टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के तहत चीज़ को डिफरेंट सोर्स पॉइंट से डिफरेंट डेस्टिनेशन की तरफ सप्लाई कर रहे हैं। सो दैट वाज अ मेथड, फर्स्ट मेथड। इसके अलावा 5 मेथड्स और हैं जो हमने इसी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को इसको करेंगे, एंड एट द एंड वी विल बी finding out the most appropriate and efficient method that gives us the least cost of transportation। ठीक है, जब हम 5 6 जो जितने मेथड्स हैं उसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसमें से हम देखेंगे
कि किस मेथड ने हमें लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया, क्योंकि हमने सब मेथड्स को इसी एक मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है, तो सबको कंपेयर करने में आसानी होगी। तो जो भी हमें लीस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देगा, तो हमारे लिए वो जो है सबसे एफिशिएंट मॉडल होगा, और उसी को फिर हम आगे सजेस्ट करेंगे, या अगर हमारी असेसमेंट हमने करनी है तो उसी की बेसिस पर हमने फर्दर असेसमेंट करनी है। तो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट्स सफिशेंट, और इसको आप प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगली सेटिंग में हम इसको फिर बाकी जो 4-5 मेथड्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिए, उसको समझिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग सम क्वेरीज तो लेट मी नो, मैं आपको इंशाल्लाह उसके आंसर्स भी बता दूंगा।